नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेआईबी सीआईबी प्रिपरेशन में। आज जो चैप्टर लेने जा रहे हैं अपन वो यूनिट 9 है बीएफएम का, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। मॉड्यूल बी का दूसरा चैप्टर है जिसमें अपन बैंकिंग बिजनेस में जो रिस्क हैं उनको समझने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है एग्ज़ाम में, इसलिए इस चैप्टर को अपन अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं। ये बुक का एक टेबल जो है हमने वो देखे हैं। इसमें मेन रूप से जो अपन अगर रिस्क को डिवाइड करें तो 6 जो हेडिंग इसमें बनती है। लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और अदर रिस्क। ये जो टाइप है इसके अंदर अलग अलग सब टाइप है। लिक्विडिटी रिस्क की बात करें, अगर लिक्विडिटी का अपन बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, मनी। तो जो कैश से संबंधित रिस्क है वो लिक्विडिटी रिस्क में आते हैं। इसमें फंडिंग रिस्क है, टाइम रिस्क है और कॉल रिस्क है। ये तीनों अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि इंटरेस्ट रेट के कम ज़्यादा होने से जो रिस्क अराइज होते हैं वो इसमें शामिल होंगे, जिसमें गैप एंड मिसमैच रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, बेसिस रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क भी सब टाइप है इसका। और तीसरा जो देखेंगे अपन मार्केट रिस्क है। मार्केट में फॉरेक्स रिस्क, प्राइस रिस्क और लिक्विडेशन रिस्क। चौथा अपन देखेंगे क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में मेनली देखेंगे अपन काउंटर पार्टी रिस्क और काउंटर रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क और काउंटर रिस्क। और पांचवा ऑपरेशनल रिस्क में अपन देखेंगे फ्रॉड रिस्क, कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंट रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, कंपटेंस रिस्क, मॉडल रिस्क, कल्चरल रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क और सिस्टम रिस्क। अदर रिस्क में जो है इंक्लूड है रेपुटेशन रिस्क और स्ट्रेटजी रिस्क। हालांकि इसमें बहुत सारे रिस्क दिए हुए हैं, लेकिन बुक में जो है इंपॉर्टेंट रिस्क ही दिए हुए हैं, अपन वही लेंगे। आपको इतने रिस्क देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हर रिस्क जो है आप उसकी जो टॉप हेडिंग है उससे लिंक कर लेंगे तो भूलने की भी कोई चांस नहीं है। तो अपन वन बाय वन करके सब बोलेंगे। फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बैंकिंग बिजनेस लाइन को अगर ग्रुप में ब्रॉडली डिवाइड करें तो उसके मेजर जो 3 तरह के डिवाइडेशन होंगे। द बैंकिंग बुक, द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये 3 टाइप के जो हैं इसमें क्लासिफिकेशन होंगे रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकिंग बुक, इसकी बात करें तो बैंकिंग बुक में जो इंक्लूड होता है एडवांस और डिपॉजिट, यानी कि जो बैंकों का मेन असेट्स और लायबिलिटी है वो इसमें इंक्लूड होती है, बोरोइंग। और इसमें जो कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन है वो यूजुअली इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो है नॉर्मली यूनिट में होते हैं, क्योंकि जो भी डिपॉजिट है और आपके एडवांस है वो यूनिट में ही होगा। और एक्चुअल सिस्टम जो अकाउंटिंग का है वो अप्लाइड होता है। ये सब्जेक्ट टू मार्केट एक्सरसाइज नहीं होती है, यानी कि ये जो बैंकिंग बुक है वो सिस्टम होगा इसमें। दे आर अट्रैक्ट कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क एंड नॉट ऑन मार्केट रिस्क, यानी कि कैपिटल चार्ज जो होता है वो क्रेडिट रिस्क पे होता है, मार्केट पे रिस्क नहीं होता है। और बैंकिंग बुक जो मेनली होती है वो एक्सपोज करती है उसमें जो लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और डिफ़ॉल्ट और क्रेडिट रिस्क जो है इसके अंदर ज़्यादातर होते हैं इस टाइप के रिस्क। ट्रेडिंग बुक, अपन ट्रेडिंग बुक बात करें तो इसमें सारे एसेट्स इंक्लूड होते हैं जिनको मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ट्रेडिंग बुक में सारे एसेट इंक्लूड किए जाते हैं जिनको मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ये एसेट नॉर्मली हेल्ड नहीं किए जाते हैं, इनको मैच्योरिटी तक नहीं संभाल के रखा जाता है। इनको जो है मैच्योरिटी तक इनको संभाल के नहीं रखा जाता है, वो इनको तुरंत ही बेच दिया जाता है टाइम टू टाइम, जैसे ही इसमें प्रॉफिट का गुंजाइश दिखे, और इन एसेट्स को बेच दिया जाता है जो ट्रेडिंग बुक वाले एसेट्स हैं। और these are market to market system is following different between market price and book price, then
टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि मार्केट टू मार्केट सिस्टम इसमें फॉलो किया जाता है, यानी कि इसकी जो रियल वैल्यू है उससे इसका कोई लिंक नहीं होता है, और इसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाता है। यानी कि जो जैसे अगर अपन बात करें ट्रेडिंग बुक में, अगर कमोडिटी की कोई प्राइस चल रहा है ट्रेडिंग में वो अलग होगा, और जो प्राइस वास्तविक कमोडिटी का होगा वो अलग होगा। इसका मतलब कि जो है वास्तविक प्राइस से कोई लिंक नहीं होगा। और इसके अलावा बात करें तो मार्केट टू मार्केट सिस्टम फॉलो होता है, ये बात हो गई अपनी। और द ट्रेडिंग बुक इज़ एक्सपोज टू मार्केट रिस्क। इन ट्रेडिंग बुक में जो अपन बात करें तो इसमें किस तरह का रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क इसमें भी होता है, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क इसमें भी होते हैं, जो रिस्क कॉमन होने चाहिए। ट्रेडिंग बुक जो है वो इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी, ज़्यादातर इसमें ये चीज़ें होती हैं। इसमें डेरिवेटिव्स जो भी इंक्लूड किए जाते हैं ट्रेडिंग बुक के अंदर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जैसा कि नाम में ही लग रहा ऑफ बैलेंस शीट, जो मतलब बैलेंस शीट में नहीं आने चाहिए कायदे से। लेकिन ऑफ बैलेंस एक्सपोजर की बात करें अपन, इसको थोड़ा याद रखने का तरीका कि ऑफ बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट से लिंक नहीं है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में जो है कंटिंजेंट इन नेचर, ये कंटिंजेंट होते हैं नेचर में, यानी कि ये बैंक की एक तरह से इस तरह की लाइबिलिटी होती है जो लाइबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अपन आगे बात करते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि बैंक गारंटी, कमिटेड और बैकअप क्रेडिट लाइंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये चीज़ें जो है कि बैंक गारंटी अगर बैंक ने दी है तो हो सकता है कि बैंक को पैसा पे नहीं करना पड़े, कस्टमर अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो ही बैंक को पैसा करना पड़ेगा। ऐसे भी अपन बात करें लेटर ऑफ क्रेडिट की, तो ये भी ये ऐसी देनदारियाँ हैं, ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं बैंक की जो हो सकती है नहीं हो सकती है। कंटिंजेंट का मतलब यही होता है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब तक नहीं होगी तब तक वो फंड बेस नहीं होगी, और हो गई तो फिर बैंक को फंड उसमें पे करना पड़ेगा, तो फंड बेस हो जाएगी। इट में बिकम फंड बेस एक्सपोजर, ये फंड बेस एक्सपोजर हो जाएगी अगर होगी तो। और फिर वो अगर फंड बेस हो गई तो फिर वो ऑफ बैलेंस शीट नहीं रहेगी, वो बैंकिंग बुक में चली जाएगी। अभी अपन ने जो टेबल में देखा था उसमें जो मेन रिस्क थे, अपन ने 6 रिस्क देखे थे, उसमें से 5 रिस्क जो मेन है अपन पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि जो कैश की वजह से होता है, लिक्विडिटी की वजह से होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो इंटरेस्ट की वजह से होता है। मार्केट रिस्क, जो मार्केट की वजह से होता है, मार्केट में जो भी घटना है उसकी वजह से। डिफ़ॉल्ट और क्रेडिट रिस्क, यानी कि जो काउंटर पार्टी है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्रेडिट में जो होने वाला रिस्क है वो इसमें आएगा। ऑपरेशनल रिस्क में जो है वो मानवीय भूलों के कारण या ऑपरेशनल में कोई गलतियों के कारण होने वाला रिस्क आएगा। इसके अंदर जो अपने इनके सब रिस्क हैं अपन उनको सबको 1 बाय 1 लेंगे। पहला बात करेंगे अपन लिक्विडिटी रिस्क की। लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो लिक्विडिटी रिस्क जो है वो बैंक में तब अराइज होगा मेनली जो फंडिंग जो होती है लॉन्ग टर्म असेट्स की, यानी कि जो लंबे समय के लिए दिए गए लोन जो होते हैं उनमें फंडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज से होती है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से होती है। यानी कि आपने लोन तो जो है वो 7 साल के लिए दिया हुआ है, या हाउसिंग लोन है 20 साल के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो जिस डिपॉजिट के अगेंस्ट दिया हुआ है वो डिपॉजिट शॉर्ट टर्म की 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की है, और उसके लिए आपने लंबे टाइम के लिए लोन दिया हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोन तो आपका धीरे धीरे रिपे होता है, लेकिन जो पार्टी जिसने एफडी जमा कराई वो पल लेने आ गई, तो इस केस में आपके पास जो है लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, तो वो जो है लिक्विडिटी रिस्क में इंक्लूड होगा। लिक्विडिटी रिस्क जो है वो उसमें क्या होता है कि जैसे आप कैश फ्लो मैच करने में परेशानी होती है, यानी कि जैसे अगर आपने 20 साल का लोन दिया हुआ है तो वो तो 20 साल चुकाएगा धीरे धीरे, लेकिन जैसे आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में 6 महीने का, तो 6 महीने बाद वो पार्टी लेने जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि बैंक के पास पैसा नहीं होगा, पैसा होगा, लेकिन जिस टारगेट के हिसाब से बैंक ने तय किया होगा कि इस इंटरेस्ट रेट पे अपने पास डिपॉजिट आई, इस इंटरेस्ट रेट पे अपन दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट का जो है जो उसी रेट पे जो है सेम ही रेट पे फंड मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर जिस रेट पे आपकी एफडी दी हुई है उसी रेट पे वापस फंड मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बैंक के। कैश फ्लो उसी लिक्विडिटी रिस्क इन बैंक में भी फॉलोइंग टाइप, ये 3 तरह का हो सकता है: फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क। नोट करिए कि फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क हैं, तीनों लिक्विडिटी रिस्क में आते हैं, फंडिंग, टाइम और कॉल। लेकिन तीनों में लिक्विडिटी की तकलीफ रहेगी, फंडिंग वाले में भी, टाइम वाले में भी, कॉल रिस्क में भी
लिक्विडिटी की रिस्क रहेगी, जो मेन है कैश की तकलीफ रहेगी। चलो अपन लिक्विडिटी रिस्क की डिटेल पढ़ते हैं। लिक्विडिटी में 3 जो रिस्क है अपने, फंडिंग, टाइम और कॉल रिस्क। फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क। फंडिंग, टाइम, कॉल रिस्क, ये तीनों जो है लिक्विडिटी में आएंगे। ये तीनों में लिक्विडिटी की तकलीफ रहेगी। पढ़ते हैं कैसे। फंडिंग रिस्क जो है उसमें क्या होता है कि जो आपकी एफडी है वो आपके उसी अगेंस्ट में आपने लोन दिए हुए हैं, लेकिन एफडी का विड्रॉल टाइम से पहले हो जाए, इनकी मैच्योर होने से पहले, या रिन्यूअल हो रही हो और उसको पार्टी ले जाए। तो अगर आपने जिस जो लोन दिया हुआ है उसके केस में जो एफडी रखी हुई वो एफडी ही टूट जाए, तो ऐसे केस में जो है वो आपका लिक्विडिटी रिस्क होगा, वो फंडिंग रिस्क हो जाएगा। यानी कि लोन के लिए जो फंड लगा हुआ है वो फंड वापस जा रहा है, एफडी टूट रही है, एफडी मैच्योर हो की जा रही है या नॉन रिन्यूअल हो रही है, वापस पार्टी ले जा रही है, यानी फंड का क्राइसिस आ रहा है ऐसे में, तो फंडिंग रिस्क होगा। अपन बात करें टाइम रिस्क की, तो टाइम रिस्क क्या होता है कि कस्टमर जो आपका जिसने लोन लिया वो टाइम पे किस्त नहीं भर रहा है, एनपी हो रहा है पता, लेकिन आपको तो जो अपना पैसा है चुकाना है पार्टी को, जिसका डिपॉजिट है उसको देना ही है। तो ये टाइम पे चूँकि पैसा नहीं आ रहा है और ये अकाउंट, ये रिस्क हो रहा है, लिक्विडिटी रिस्क, आपके पास लिक्विडिटी की कमी हो रही, तो ये टाइम रिस्क में आ जाएगा। यानी कि अकाउंट एनपी हो रहा है, उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो वो टाइम रिस्क में आ जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसकी बात कर रहे हैं अपन, वो जो लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट करते हैं, वो टाइम रिस्क में आएगा। और कॉल रिस्क की बात करें तो ये क्या होता है कि अपन ने अभी बात की थी लायबिलिटी की, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो कई बार क्या होता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉन फंड बेस है, लेकिन अगर पार्टी वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर गई तो वो फिर वो फंड बेस हो जाएगी। यानी कि इट अराइज ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो नॉन फंड बेस से फंड बेस में चेंज हो गई। यानी कि अगर आपने बैंक गारंटी दी हुई है तो आपको बैंक गारंटी को बुलाना पड़ रहा है, पार्टी ने पैसा पे नहीं किया, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में है तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो इस समय कॉल रिस्क है। यानी कि आपकी जो नॉन फंड बेस था वो फंड बेस में उसकी कॉल आ गई, तो वो कॉल रिस्क हो गया। अब आपको जिस तरह से याद रखेंगे तो याद करना बहुत ईजी रहेगा आपको। जो लिक्विडिटी रिस्क है उसमें फंडिंग रिस्क है, यानी कि आपकी जो एफडीआर है उसका फंड टूट रहा है और पार्टी, फंडिंग रिस्क की बात करें तो आपकी एफडीआर टूट रही है, पार्टी फंड लेके जा रही है, तो आपके पास लिक्विडिटी रिस्क हो रहा है, तो फंडिंग रिस्क। टाइम रिस्क की बात करें तो टाइम पे वो जो है पैसा नहीं भर रहा लोन लेने वाला, तो आपके पास जो है लिक्विड का क्राइसिस हो रहा है, तो वो टाइम रिस्क हो जाएगा। कॉल रिस्क की बात करें तो जो नॉन फंड बेस आपकी जो है वो फंड बेस में चेंज हो रही है आपकी लायबिलिटी, तो ऐसे में जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो कॉल रिस्क में इंक्लूड होगा। इस तरह से अपन ये लिक्विडिटी रिस्क को कंप्लीट किया अपन ने। नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि वो रिस्क जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट के एडवर्स मूवमेंट होने की वजह से होता है, तो वो लॉस, वो जो रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क में काउंट होता है। इट काज बाय चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है, उसकी वजह से होता है। अपन जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है और वो बेस रेट से लिंक है, अगर बेस रेट कम हो गई तो आपकी लोन की जो आपकी इंटरेस्ट आने वाला है वो कम हो जाएगा। लेकिन एफडीआर के लिए तो आपने फिक्स किया हुआ है साल भर के लिए, तो उधर जो है वो नुकसान होने की संभावना होगी। इस तरह से इंटरेस्ट रेट होने पर जो बैंक को जो नुकसान होता है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क में आता है। इसको डिफाइन करने के लिए बोला गया, इट मे बी डिफाइन एज अ रिस्क ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटी बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपकी जो असेट्स और लायबिलिटी है उनकी फाइनेंशियल वैल्यू में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से, तो ये जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क में काउंट होगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो निम्न तरह के होते हैं: गैप और मिसमैच रिस्क, बेसिस रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, इमीडिएट ऑप्शन रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये 5 तरह के जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क हैं, वह इसको वन बाय वन समझते हैं। गैप और मिसमैच रिस्क, जो अपन इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ रहे हैं उनमें पहला, अपन जो इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ रहे हैं उसमें पहला जो है गैप और मिसमैच रिस्क होता है। गैप या मिसमैच रिस्क क्या है? द रिस्क ऑफ गैप बिटवीन मैच्योरिटी ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि
असेट्स और लायबिलिटी में जो है मिसमैच होगा, उसमें जो असेट्स होल्डिंग किए हुए हैं और लायबिलिटी है उन दोनों में डिफरेंस होगा उनके प्रिंसिपल अमाउंट में, और मैच्योरिटी डेट्स उनकी अलग होगी, रिसिप्ट डेट अलग होगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपना असेट्स और लायबिलिटी है दोनों में अगर अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा इन लेवल ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट्स में, तो जो उनका जो गैप और मिसमैच है इंटरेस्ट का वो बढ़ जाएगा। इसको ही गैप और मिसमैच रिस्क बोला जाता है। बेसिस रिस्क को अपन नाम से याद रखेंगे तो इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं कि जो डिपॉजिट और एडवांस है उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज होने वाला बेसिस है वो अलग अलग होता है। यानी कि चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी में भी चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि आपके असेट्स और लायबिलिटी दोनों का इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो उसमें वेरिएशन हो रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम में। जैसे कि मान लीजिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी डिपॉजिट और एडवांस दोनों का ही इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। यानी कि आपने जो डिपॉजिट है आपकी वो मान लीजिए 3% में रखा हुआ पैसा है और वही पैसा आपने दिया हुआ है एडवांस में 8% पे, तो अब आपको जो डिफरेंस हो रहा है 3% और 8% का वो 5% हो रहा है। अब इधर इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो जो आपका एडवांस है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए 8 से 8.5 हो गई, लेकिन आपकी जो इधर डिपॉजिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 से 4 हो गई। यानी कि इधर आधा % बढ़ा, इधर 1% बढ़ा, तो जो आपका मार्जिन था वो आधा % से कम हो गया। यानी कि जो दोनों का बेसिस है वो अलग अलग है डिपॉजिट का और एडवांस का। तो इसमें जो आपका जो नेट इंटरेस्ट रिस्क होता है वो बेसिस रिस्क कहलाएगा। चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन assets and liability may be change in different magnitude, that's called basis risk. नेक्स्ट रिस्क है जो इंटरेस्ट रेट रिस्क अगला है वो इमीडिएट ऑप्शन रिस्क। इमीडिएट ऑप्शन रिस्क में जो है इसमें क्या होता है कि एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट का जो मूवमेंट होता है, यानी कि इंटरेस्ट चेंज हो जाती है अपने प्लान के हिसाब से उसके अगेंस्ट में, तो प्रीपेमेंट ऑफ CC TL या फिर टर्म लोन या फिर FDR जो है मैच्योर होने से पहले उसको विड्रॉल कर लिया। यानी कि लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कस्टमर ने लोन बंद कर दिया, या FDR पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया और जो है कस्टमर ने FDR को प्रीमेच्योर उसका रिडेम्पशन करवा लिया, तो इस प्रकार का जो रिस्क जो अराइज होगा उसको बोलेंगे एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। और इसकी वजह से जो है बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम NII जो है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें फास्टर चेंज होंगे, तो इसकी वजह से एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क की जो चांस है वो बैंक को बढ़ जाएंगे। यानी कि इंटरेस्ट की वजह से होने वाला रिस्क ये है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। अगला है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसमें है इट इज़ अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लो कुड बी री इन्वेस्टेड। यानी कि अगर आपने लोन दिया हुआ है और उसकी पार्टी उसका रिपेमेंट कर रही है, वो पैसा बैंक के पास आ रहा है, अब उस पैसे को वापस कहाँ इन्वेस्ट करना है और क्या वो इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ही रिटर्न दे पाएगा। तो इस कंडीशन में जो है ये जो रिस्क कहलाएगा री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये भी एक प्रकार का इंटरेस्ट रिस्क, क्योंकि उसमें जो है बैंक को फ्यूचर वाला कैश फ्लो वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा जो पहले मिल रहा था। तो इसमें इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए ये इंटरेस्ट रिस्क में ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट टाइप जो है वो है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क इस कंडीशन में अराइज होता है जब बैंक की अर्निंग असेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं पेइंग लायबिलिटी से। इस कंडीशन में जो है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट टाइप का रिस्क है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क इस कंडीशन में अराइज होता है जब जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है मार्केट में जो चीज़ ट्रेड कर रही है उनकी कीमत में कम होती है, तो इस कंडीशन में है मार्केट रिस्क होता है। जैसे अपन बात करें इक्विटी, कमोडिटी, करेंसीज, या तो इनमें अगर इनकी कीमत कम होती है तो मार्केट रिस्क अराइज होता है। इक्विटी में जो शेयर है वो, कमोडिटी में जो भी धातु है या फिर खाद्यान्न पदार्थ, ये चीज़ें कमोडिटी में आती हैं, या पेट्रोलियम पदार्थ वो, और करेंसीज जो है
वो फॉरेन करेंसी होती है, उनका जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है, तो उस ट्रेडिंग में अगर उनकी कीमत कम हो जाती है, कीमत में रिडक्शन होता है, तो इस कंडीशन में मार्केट रिस्क अराइज होता है। इसमें अगर है प्राइस रिस्क, इस मार्केट रिस्क का ही एक टाइप है प्राइस रिस्क। वो कब होता है कि जब जो कमोडिटीज़ होती हैं या फिर जो मार्केट वाली ट्रेड करने वाली वस्तु होती है उसको कम कीमत पे ये सोल्ड किया जाता है मैच्योरिटी से पहले, तो उस वो प्राइस रिस्क हो जाता है। बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड आर इन्वर्सली रिलेटेड, इसमें एक कनेक्शन दिया हुआ बॉन्ड प्राइस और यील्ड में, तो वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के, यानी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी तो यील्ड कम होगी, यील्ड बढ़ेगी तो बॉन्ड प्राइस कम होगी। और मार्केट रिस्क में का ही एक अलग टाइप है फॉरेक्स रिस्क या एक्सचेंज रिस्क, ये भी मार्केट रिस्क है। फॉरेक्स रिस्क जो है वो बैंक को तब होता है कि जब एक्सचेंज रेट में जो है एडवर्स मूवमेंट हो जाए, इस कंडीशन में बैंक को फॉरेक्स रिस्क होता है। इनकी मार्केट लिक्विडिटी रिस्क उस कंडीशन में होता है जब बैंक बड़े ट्रांजैक्शन के अंदर अपनी लिक्विडिटी जो है करंट प्राइस की पर या उस प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर लिक्विडिटी अवेलेबल करवाने को नहीं हो, तो वो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कहलाएगा। डिफ़ॉल्ट और क्रेडिट रिस्क जो होता है वो पोटेंशियल पार्टी जो होती है या बोरोवर जो है कस्टमर का बैंक का, वो फेल होता है इसके ऑब्लिगेशन में, जो टर्म एंड कंडीशन में जो एग्री होते हैं, यानी कि काउंटर पार्टी या बोरोवर जो है वो पैसा भरने में, किस्त भरने में असफल हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। इसका नतीजा होता है अकाउंट का एनपीए होना। बैंकों के लिए जो लोन और कॉर्पोरेट बॉन्ड है, इन केस में जो है क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होता है। क्रेडिट रिस्क का जो होता है दो टाइप से होता है, काउंटर पार्टी रिस्क होता है और दूसरा होता है कंट्री रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क में जो है नॉन परफॉर्मेंस बाय द बोरोवर, एंड बोरोवर जो होता है वो अपनी किस्त टाइम पे नहीं भरेगा, सामने वाली पार्टी होती है वो अपना किस्त टाइम पे नहीं चुका पाती, परफॉर्म नहीं कर पाती अपना। और कंट्री रिस्क में भी वही होता है, नॉन परफॉर्मेंस बाय द बोरोवर्स, लेकिन इसमें जो रीज़न होता है वो कंट्री द्वारा होता है, यानी कि जो कंट्री या सामने वाली कंट्री है वो कोई ऐसा इम्पोज कर देती है, ऐसा कोई रूल कि वो अपनी किस्त नहीं भरता है, पैसा नहीं भर पाता, तो उस कंट्री में जो रिस्क होगा उसको काउंटर रिस्क कहेंगे। ये दोनों रिस्क जो है डिफ़ॉल्ट और क्रेडिट रिस्क में शामिल किए जाएंगे। ऑपरेशनल रिस्क में जो है इस टाइप का रिस्क आता है जो सिस्टम की वजह से हो या ह्यूमन एरर की वजह से हो, इस टाइप की वजह से अगर बैंक को लॉस होता है तो वो ऑपरेशनल रिस्क में शामिल किया जाता है। इस रिस्क में फेल टू इंटरनल प्रोसीजर, अगर इंटरनल प्रोसीजर में कुछ मिस्टेक हो, पीपल की वजह से हो, इसी सिस्टम फेलियर की वजह से हो, तो ये रिस्क ऑपरेशनल रिस्क में शामिल हो गया। इसमें फ्रॉड रिस्क, कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क और लीगल रिस्क, ये सारे रिस्क जो हैं ये ऑपरेशनल रिस्क हैं। इसमें बात करें तो ट्रांजैक्शन रिस्क और कंप्लायंस रिस्क भी होते हैं। ट्रांजैक्शन रिस्क है तो इसमें फ्रॉड या फिर फेल्ड बिजनेस प्रोसेस, इनएबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी, तो वो है ट्रांजैक्शन रिस्क में शामिल होंगे। और बात करें कंप्लायंस रिस्क की, तो कंप्लायंस रिस्क में फेलियर टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉ, जो लॉ है उनको अगर हम कंप्लाई एप्लीकेबल नहीं कर पाए तो वो कंप्लायंस रिस्क होगा। इसके अलावा रेगुलेशन, कोड ऑफ कंट्री में अट्रैक्ट, पेनल्टीज़, कंपनसेशन, इनकी वजह से जो होता है वो कंप्लायंस रिस्क में शामिल होता है। और इसके अलावा जो अदर रिस्क हैं उसमें अपन बात करें तो स्ट्रेटजी रिस्क, जो अपन बिजनेस में स्ट्रेटजी होती है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस चेंजेस एंड नो स्ट्रेटजी टू द अचीव द बिजनेस गोल्स, तो फिर वो स्ट्रेटजी रिस्क में शामिल होगा। अदर रिस्क में बात करें तो रेपुटेशन रिस्क, इसमें जो है नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन, डिक्लाइन इन कस्टमर बेस, इन चीज़ों की वजह से जो है रेपुटेशन रिस्क फेस करना पड़ता है। सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है कि सिंगल बैंक फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से पूरा कोलैप्स हो जाता है होल बैंकिंग सिस्टम, और इसका रिजल्ट निकलता है कि लार्ज स्केल फेलियर ऑफ बैंक, तो ये होता है सिस्टमेटिक बैंक, जिसकी वजह से एक बैंक की वजह से दूसरे बैंक फेल हो जाते हैं। ये हमारा रिस्क वाला चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।